बोर्ड एग्जाम से पहले होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम को विद्यार्थियों की तैयारियों का परखना माना जाता है कि वो कितने तैयार हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम की तरह ही था। और नतीजे ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्री बोर्ड एग्जाम को डिस्टिंक्शंस के साथ पास किया है। प्री बोर्ड एग्जाम में ऐतिहासिक कामयाबी से अर्जित आत्मविश्वास के बाद अब नरेंद्र मोदी ने दावा भी कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की गारंटी है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया ये दावा भले उनके विरोधियों को उनका घमंड नजर आए, लेकिन उनके इस दावे के पीछे दरअसल उनका रणनीतिक आत्मविश्वास निहित है। और हो भी भला क्यों नहीं, आखिरकार एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने उनके ही करिश्माई चेहरे की बदौलत चुनाव भी लड़ा था। चुनाव नतीजों से ये साबित हो चुका है कि मोदी की गारंटी कांग्रेस की गारंटियों पर भारी पड़ गई। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने तभी तो ये कहा था कि जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट भी लिख दी है। इस जीत के बाद अब देश के 17 राज्यों की करीब 57% आबादी भगवा रंग में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी का ये भौगोलिक और बहुमतीय विस्तार ही विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी को तीसरी बार आने से रोकने के लिए तमाम दलों ने इंडिया नाम का गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि मोदी को रोक पाना इस गठबंधन के बूते की बात नहीं है। हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी, हर बूथ पर मोदी इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों पर लेकर के जाएगी। इस अभियान में हम प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ मैदान में उतरने का काम हमने शुरू कर दिया है। ये जीत खास है। देश को मोदी जी पर विश्वास है। पूरे राज्यों ने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं। बीजेपी नेताओं में आत्मविश्वास आया है। उनके करिश्माई नेता प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत इस चेहरे की काट ढूंढ पाना इंडिया गठबंधन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है। अलायंस की 6 दिसंबर को चौथी बैठक होने जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं इस बैठक में अगले रोड मैप पर चर्चा होने की जगह हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच हुई भिड़ंत का अगला राउंड खेला जाएगा। इंडी अलायंस में मचने वाले घमासान के रुझान मिलना शुरू भी हो गए हैं। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। दरअसल कांग्रेस को 3 राज्यों में मिली करारी हार ने उसकी वो वॉर गेनिंग पावर छीन ली है जो उसने हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद हासिल की थी। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के प्रति इस कदर मुगालता पाले बैठी थी कि वो इंडी अलायंस के सहयोगियों को भाव तक नहीं दे रही थी। एमपी में सीट शेयरिंग की सौदेबाजी में
कांग्रेस की ओर से बरते गए अपमानजनक रवैये को खार खाकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देख लेने की धमकी भी दे रखी है। देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। ये तल्ख बयानबाजी साफ इशारा करती है कि लोकसभा चुनाव को लेकर घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं रहने वाला। ये गठबंधन इस चुनावी गणित को सामने रखकर बनाया गया है कि अगर बीजेपी के खिलाफ एकीकृत विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करके बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष की संभावित मोर्चाबंदी को तथ्यों के आधार पर परखें तो ऐसा करने के बाद भी मोदी को रोक पाना आसान नहीं होगा। पिछले चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से अधिक वोट मार्जिन से जीत हासिल की थी। यानी अगर इन सीटों पर गैर बीजेपी उम्मीदवारों के वोटों को एक साथ जोड़ भी लिया जाए तब भी बीजेपी को पछाड़ पाना मुश्किल दिखता है। ये 224 सीटें बहुमत के मैजिक फिगर से केवल 48 ही कम हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 6 दिसंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में मति बन पाती है या फिर ये बैठक भी फोटो सेशन बनकर रह जाती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। चुनाव जीतने के बाद आभार व्यक्त किया कि सपने नहीं हकीकत चुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, ऐसा कहा बीजेपी वालों ने। इधर अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले रविवार को 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की बाछें खिली हुई हैं और इन राज्यों में जीतकर बीजेपी ने देश के राजनीतिक मानचित्र में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में बीजेपी की सरकार है। तो वहीं महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, पुडुचेरी में बीजेपी सरकार के सहयोगियों की सरकार है। तो जरा एक बार ये भगवा देखिए, ये पूरा भारत का नक्शा है और हमने आपको ये आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि किस किस पार्टी का कहां कब्जा है, यानी कहां पर वो जीते हैं। तो वहीं जो 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। अब वो तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, वहीं झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में गठबंधन सरकार चला रही है। तो ये स्थिति हो गई है अविनाश, यानी भारत का जो मानचित्र है उसमें आपने देखा कि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है बहुत हद तक वो भगवामय होता जा रहा है।